देखिए, आपको पहले भी क्लियर कर देता हूँ, सेना में गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती। सेना देश के लिए काम देश करती के है। लिए काम करती है जी। उसमें सब आ जाते हैं। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है कि अगर कभी कुछ ऐसा क्राइसिस आ जाए जी। तो सेना वापस डेमोक्रेसी लेके आएगी। कोई नहीं, हमारा मुस्लिम ऑफिसर सिख कमांड कर रहा होता है, सिख की रेजिमेंट, या मुस्लिम ऑफिसर हिंदू कमांड कर रहा होता है, वो वही चीज़ें बोलता है जो वहाँ पे है। हिंदू ऑफिसर मुस्लिम कमांड कर रहा होता है, कोई यूनिट जिसमें मुस्लिम ज़्यादा है। हमारे अंदर ऐसी चीज़ नहीं, और हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हमारे अंदर आए। मैं किसी भी राजनेता को खराब नहीं कहता, अपनी अपनी कोई, बिकॉज कोई भी हमारा राजनेता देशद्रोही नहीं, देशद्रोही नहीं। कि मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि आपने 370 दिया, इतना बढ़िया काम किया, उसके बाद आपने ये जो अग्निवीर का प्लान किया, किसके थ्रू किया? आपने क्या नीचे से होमवर्क किया? यूथ के लिए एक धोखा है, वो बेचारा बाद में आके एक चपरासी बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बन सकता जी। अगर 4 साल के चपरासी क्या अपराधी भी बन उस सकता टाइप का। इनके अब नेपाल ने बंदे आने बंद हो गए, नहीं आएंगे वो, उन्होंने बोल दिया नेपाली गवर्नमेंट कि हम 4 साल के लिए नहीं जाएंगे। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान से भारत की दुश्मनी घटी है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चीन से भारत की गलतफहमियां, या कह सकते हैं कि चीन और भारत के बीच के संबंधों में कड़वाहट आई है। और इसी बीच बीते दशकों में ही लोगों के बीच एक कल्पनाओं का गुबार भी उमड़ने लगा है कि कहीं चीन और भारत का युद्ध न हो जाए। तो लोगों के दिमाग में यह प्रश्न भी आने लगा है कि अगर चीन और भारत का युद्ध हो जाए तो चीन और भारत में किसकी सेना मजबूत होगी? चीन जो कुछ समय पहले ही सांगरीला डायलॉग में भारत की सेना को चीन के सेना के सामने कमजोर बताया था। सेना, पाकिस्तान, चीन, अग्निवीर, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अपने पेशे में नौकरी के दौरान दबंग कर्नल और नौकरी के बाद निष्पक्षता से हर मुद्दों पर बोलने वाले दबंग कर्नल अमित कुमार। आपका स्वागत है। आपने मैं सर समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुन ही लिया था कि बीते कुछ दशकों में, एक वर्षों में कह सकते हैं कि एक कपोल कल्पनाएं बड़ी तेजी से रूप ले रही हैं कि चीन और पाकिस्तान या चीन और भारत में अगर युद्ध हो गया तो चीन और भारत में कौन 20 है, कौन 19 है। अब आप बात कर रहे हैं चीन और भारत के युद्ध की, तो मैं आपको पहले बता दूं, ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 1962 वाला भारत नहीं है। और इंडिया में और भारत की सेनाओं में, इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो बाकी की आर्मीज़ में नहीं है, वो ये है जो जुनून है ना, वो बहुत खतरनाक जुनून है। कोई भी आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तानियों का एक मौलिक, अगर आप देखो ना, सोच जो है पैट्रियोटिज्म की है। हर एक औसत हिंदुस्तानी ज़बरदस्त पैट्रियोट होता है, उसी में से हम चुन के लाते हैं अपने फौजी को। तो जो आप बोल रहे हैं कि हमारे अंदर जज्बा है, भाई मैं मेजर सोमनाथ शर्मा की बात करता हूँ, किस तरह से उन्होंने वो युद्ध, आपको याद है, परमवीर चक्र मिला था जी। वो उस समय की बात है जब हमारे पास सामान नहीं था, इक्विपमेंट नहीं थे। आज की डेट में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से चीन को लेने के लिए तैयार है, और चीन को भी ये बात मालूम है, चीन पंगा नहीं लेगा हमसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कल्पनाएं जिनकी है उनको मालूम नहीं है, ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं, प्रोफेशनल लोग ही जानते हैं। भारत के नागरिकों को केवल इतना विश्वास दिलाना है, और मैं विश्वास दिला रहा हूँ भारतीय सेना के माध्यम से, कि वो इंटरनल जो भी चलता रहे, पॉलिटिक्स में हम लोग दूर हैं। जब भारत की ज़मीन पे बात आएगी और जब भारत की इज्जत पे बात आएगी तो चीन को हम कहाँ छोड़ेंगे, चीन भी जानती है। अच्छा, एक बात मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा भी चाहता हूँ कि जैसे कि अभी बीच में अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नाम चीन ने बदला है और अपने मैप में शामिल किया है, और गलवान से लेकर लद्दाख तक ऐसा कहा जा रहा है कि अरुणाचल में भी चीन ने 2 गांव बसा लिए हैं। खुश होने दो, कोई आदमी अपने डॉक्यूमेंट चेंज कर रहा है, उनको खुश होने दो। जो ज़मीनी चीज़ें हैं वो हमें मालूम है ना। कोई आदमी अगर अपने डॉक्यूमेंट्स अपने लेवल पे चेंज कर रहा है, उस पर हम क्या करेंगे? हमने जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्रीज है जिनका काम है वो कर रही हैं अपनी जगह। ऑन ग्राउंड एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, और हमारे बंदों में जो जज्बा है वो किसी को कहीं भी नहीं छोड़ने वाला। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तरफ से, बिल्कुल सेना की तरफ से, तो मैं आपको 100%, जो मेरे जवान और मेरे जो ऑफिसर्स हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त मोटिवेटेड बंदे होते हैं। इनमें मतलब जुनून होता है, और हम चुनते भी ऐसे ही हैं। तो जहाँ देश की बात आती है ना, वहाँ कुछ नहीं होता।
तो वो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ बना रहे हैं, अपना मैप्स बना रहे हैं, अपना सब कुछ बना रहे हैं, उनका अपना है। हम उनके डॉक्यूमेंट्स तो जाके चेंज नहीं कर सकते ना, बट ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है वो हमें मालूम है, हमें मालूम है हमें क्या करना है। जी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बनाने दीजिए उनको। कल को वो बता दें कि पाकिस्तान भी मेरा है और पूरा हमारा भारत साउथ इंडिया तक ले लें, वो बोलने दीजिए, खुश होने दीजिए। वो कहते नहीं हम खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है। तो उनको ख्याल रखने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या ये वास्तविकता क्या है, अगर हम इससे थोड़ा सा इन चीजों को हम एक भारतीय नागरिक के परे अगर इस बात को हम सोचे कि चीन और भारत की सेना में अगर हम तुलना किया जाए तो मजबूत कौन सी सेना है? देखिए, जो लड़ाई होती है वो जज्बे से लड़ी जाती है, भारतीय नागरिक की तरह और एक एक्स फौजी की तरह बता रहा हूँ। लड़ाई जज्बे से लड़ी जाती है और जज्बा भारतीय सेना में बहुत ज़बरदस्त है। वो जज्बा आया नहीं है, वो बंदे पनपते हैं, वो चीज़ आती है अंदर से। और वो जैसे वो बंदा नया फौजी आता है एक नागरिक से जब ट्रांसफॉर्म होके, तो उसके अंदर इतनी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि फिर केवल देश दिखाई देता और कुछ नहीं। जज्बे की बात कर रहा हूँ। उनके पास उनकी इकोनॉमी अच्छी है, हाँ, सैन्य क्षमता इक्विपमेंट अच्छे हैं, उनके सैनिकों की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन आपको मालूम है कि जब बात लड़ाई की आएगी तो इस बार की लड़ाई और हमारी और चीन पंगा नहीं लेगा। अभी बोथ आर न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास भी है उनके पास भी है, और हमें मालूम है जब बात हमारी इज्जत पे आ जाएगी तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ ये है कि लेकिन चीन को इतने हल्के में भी तो नहीं लेना चाहिए। हल्के में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अभी तक जितना भी ये कांड हो रहा है हमारे यहाँ ऑपरेशन, उनके वेपन जो बेच रहे हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ पिस्टल से पकड़ी आती, चाइनीज़ इक्विपमेंट्स पकड़े जाते हैं, सबको मालूम है जी, क्योंकि उनका धंधा चल रहा है, उनका एक बेसिकली बिजनेस चल रहा है। पाकिस्तान और बाकी के जो गुड्स हैं इनको सप्लाई करके मिलिटेंट ग्रुप जितने भी हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में बर्मा के थ्रू या फिर इस साइड पाकिस्तान के साइड में, वो सब अपनी तरफ से कर रहे हैं जो उनको करना है, बिकॉज दे आर अर्निंग मनी विद दैट। और दूसरा ये है कि उनको मालूम है कि इंडिया बहुत अच्छी तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ है और आगे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना वो भी डाल रही है यूएन में, तो वो चाहेंगे कि हमेशा ये दबी रहे। वो अब नहीं हो सकता। मैंने कहा ना 1962 का चाइना और अभी का 1962 की भारतीय सेना और अभी की भारतीय सेना में बहुत, हाँ, उस समय भारत के पास साधन संसाधन हर चीज की कमी थी, नया आजाद हुआ देश था। मैं किसी पॉलिटिशियन को दोषी नहीं दूंगा, मैं अपनी बात करता हूँ साफ बात जी। उस समय वो हिंदू चीनी बाय बाय और उस भाई भाई और सबका नारा वारा लगता था, धोखा दे दिया। क्योंकि हमारे अंदर संस्कृति है, हमारे सैनिक, हमारी देश में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम वासुदेव कुटुंबकम पे विश्वास करते हैं, तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं। उस समय नेहरू जी ने भी अपने हिसाब से सही किसी भी राजनेता को खराब नहीं कहता, अपनी बिकॉज कोई भी हमारा राजनेता देशद्रोही नहीं, चाहे वो किसी पार्टी को, मुझे उससे लेना नहीं। लेकिन उस समय की पॉलिटिक्स क्या थी, अभी की क्या है? हाँ ठीक है, लेसन लर्न किए जाते हैं और आप अमेंडमेंट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हमने करी हैं और आज की डेट में हम बिल्कुल तैयार हैं लड़ने के लिए चाइना से। कोई वो नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि इनके पास सेना बड़ी, यार जज्बा होना चाहिए लड़ने के लिए। आएंगे कहाँ से? ठीक है, उनके पास एयर्स के काफ़ी है, नेवल काफ़ी है, ठीक है, उनके पास इक्विपमेंट भी हैं, शिप भी हैं, आर्मामेंट्स हैं, बट जज्बा हमारे अंदर, जब हमें करना होगा तो हम करेंगे और उनको बहुत ज़बरदस्त डैमेज होगा इससे। अच्छा, आप अग्निवीर योजना, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आप अदालत का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं और फिर भी उसमें आपको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी, क्योंकि आप जिस तर्क के साथ वहां पर गए थे। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, आपके मुद्दे और आपके पिटीशन से परे अग्निपथ या अग्निवीर योजना के आने से भारतीय सेना को क्या नफा नुकसान हुआ? एक आम दर्शक को ये जानना चाहिए, आम भारतीय को जानना चाहिए। मैं पहली चीज तो कोर्ट की इज्जत करता हूँ, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोर्ट ने उसको समझा, लेकिन मुझे जो मेरा है बात में वो कहूँगा। मैं आज भी बोलता हूँ ये फेल योजना है जी। आप आने वाले टाइम में देखेंगे इसके बहुत सारे नुकसान, जैसे नुकसान मैंने बताया ना कि यूथ्स, मैंने मतलब कई इंटरव्यूज में आप देखोगे मैंने कई जगह बोला है और मैंने पिटीशन में भी यही बोला था कि यूथ के साथ एक मजाक है। 4 साल का बंदा 4 साल के लिए आ रहा है, जो उस एज में आ रहा है, तो उसका एजुकेशन से आप मजाक कर रहे हो। आप एक पढ़ाई का एक एक तरीका होता है कि आप एक स्ट्रीम में होते हो और आप उस स्ट्रीम से हटके आप फौज में आते हो, उसके बाद आप पढ़ाई से हट जाते हो जी। तो 4 साल के बाद आप जब आओगे और आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं जो पढ़ रहे थे आपके साथ में, वो आपसे आगे होंगे जी, तो आप उनको कवर नहीं कर पाओगे, उनको मतलब आप उसके साथ बैलेंस नहीं बना पाओगे। ये कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की हैं जी। दूसरी चीज़, 4 साल में जी हमारी हिंदुस्तानी सेना 4 तरह के क्लाइमेट से लड़ती है।
4 तरह की टरेन है। ये तो मैं केवल सेना की बात कर रहा हूँ। मैं अगर नेवी और एयरफोर्स पे आऊँगा तब क्या होगा? जी 13 लाख की सेना है। ये थल सेना की आप केवल थल बात कर सेना रहे की बात कर रहा हूँ। थल सेना के अंदर आर्मर्ड आर्टिलरी, EME, कुछ तरह से टेक्निकल एग्जाम्स हैं, हैं जी। उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये 4 साल में नहीं सीख सकते। मैं गवर्नमेंट से मेरे को कोई नाराजगी नहीं, मैं केवल कहता हूँ कि यार कुछ आपके पुराने लोग भी देखिए, उनकी आपकी बात- जो पहचान है, आपकी जो ख्याति है, इसलिए है कि आप सच बोलने के लिए जानी जाती हैं। मैं सच ही बोल रहा हूँ, आज भी सच बोल रहा जी, हूँ। तो गवर्नमेंट से नाराजगी की यहाँ कोई बात ही नहीं है। कोई बात, मेरी वही बात जी। है कि मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि आपने 370 दिया, इतना बढ़िया काम किया। उसके बाद आपने ये जो अग्निवीर का प्लान किया, किसके थ्रू किया? आपने क्या नीचे से होमवर्क किया? मैं पूरी तरीके से सहमत। मैं ऐसे पेटिशन नहीं डालता हूँ जब मेरे पास लोग बोलते हैं, क्योंकि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप उसका गलत फायदा नहीं उठा सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सेना में अधिकारियों को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भाई, हमें सिखाया ऐसा जाता है। आज मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेना में बाहर आने के बाद बोल रहा हूँ। अगर मैं सेना के अंदर होता तो नहीं बोलता जी क्योंकि हमारी सिखाई ऐसी जी। है। सिखाई क्या है कि जो ऑर्डर आ गया उसको फॉलो करना है। जी आज वेटरन्स जो हैं वो ताकत होते हैं, उनकी आवाज होते हैं जी जो जवानों की, जी। क्योंकि हमने नौकरी की, हमने सींचा है, हमने अपना खून पसीना हाँ, लगाया खून है। पसीना लगाया हुआ। हम नहीं देख सकते कि कोई चीज़ ऐसे गलत हो, और हम आगे का देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। मैं अकेले नहीं हूँ, जनरल्स हैं कई सारे, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, कितने सारे अपने रैंक के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसको अपोज किया है। अपोज किया उसका रीज़न है, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट मोरल, मोटिवेशन। एक नया बंदा आ रहा है, उसको 4 साल में आप मतलब नहीं सिखा, वो सीख ही नहीं सकता। हाँ, जब तक वो समझ नहीं पा रहा तब तक आप रिटायर टैंक करके पे नहीं। कैसे बैठा लोगे? और छोड़ो एयरफोर्स की बात करो, आप क्या पायलट बना दोगे 4 साल में उसको? या मशीन्स के बारे में पता लग जाएगा? इतना तो हमने नहीं देखा। इतना काबिल लड़का तो आएगा भी नहीं, वो तो फिर इंजीनियरिंग कर रहा होगा। जी कितनी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना, विचार रखना बहुत ज़रूरी है। इनका फीडबैक नीचे से लेना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है, डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, कुछ भी हो, नीचे से कोई वो नहीं किया, कोई फीडबैक नहीं किया। अगर एक खाली पेपर पे भी मांग लेना, लोग बता देंगे क्या है। अब हमने अपना मुद्दा रखा गवर्नमेंट के पास। देखिए, कोर्ट की गलती नहीं, कोर्ट बिल्कुल सही था। जी कोर्ट का बिल्कुल सही बयान है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक ने चुना है और वो अपने अधिकार में पूरी आती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लेके क्या भी डिसीजन ले। अच्छा, आपने जो कोर्ट में, जो अदालत में आपने अपना पक्ष रखा अग्निवीर को, तो आपके क्या तर्क थे? मेरे यही तर्क थे, मेरे इंपॉर्टेंट तर्क ये थे। एक तो एजुकेशन लेवल मैंने बता दिया कि ये है परेशानी कि बंदा अभी आ रहा आपने है। कुछ दिन पहले ये भी सूचना दिया था जब हरियाणा में एक अग्निवीर मैं शहीद हुआ। सही चीज़ बता रहा हूँ, मैं सबके लिए आता हूँ। पहले पे आता हूँ। पहली चीज़ तो एजुकेशन लेवल मैंने आपको बता दिया कि यूथ के लिए एक धोखा है। वो बेचारा बाद में आके एक चपरासी बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। जी। अगर 4 साल के बाद चपरासी क्या अपराधी भी बन उस सकता टाइप है। का, अब वो मैं बाद में आऊँगा। उसका एक दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट व्हिच कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसको रूल आउट नहीं कर सकते, वो है एक पॉसिबिलिटी। जी उसके बाद 4 तरह की ट्रेन है। नेशनल सिक्योरिटी पे भी एक खतरा है। क्या? एक बंदा जब आता है 4 साल में, आप क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए, आप हिमालय, जंगल, डेजर्ट, प्लेन और 5 सी, जी एम्फीबियंस रूल भी है वहाँ। इन सारी चीज़ों को क्या आप बंदे को, एक नए लड़के को जो अभी छोटा सा बच्चा आया है, उसको सिखा दोगे? दूसरा, क्या आप तैयार हो उस बंदे को 4 साल में सारे वेपन्स दिखाने के लिए? एक सेक्शन की बात करता हूँ आर्मी में, जिसमें एक LMG होती है, एक RL होता है। वो हम 4 साल के बंदे को देते हैं जो एक्सपीरियंस हो, बिकॉज ब्लैक ब्लास्ट होता है। और अगर कोई सेक्शन में एक बंदा कमांडर मर गया तो जूनियर कमांडर लेने के लिए भी एक बंदा चाहिए जी लड़ाई के लिए, लड़ाई के दौरान, ऑपरेशन के दौरान। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। जी और 4 साल में बंदा आएगा, चला जाएगा, बचेगा क्या हमारा? तो क्या जिन्होंने ये नीति बनाई, एक मिनट, मैंने बात नहीं खत्म की। इसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज़ ये बताई। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जब बंदा आपके पास आ गया और वो वही रिस्क ले रहा है जो एक सामान्य सैनिक ले रहा है, जी वही ड्यूटीज कर रहा है जो एक सामान्य सैनिक कर रहा है। जैसे अग्निवीर का आप बोल रहे थे, वो बंदा सुसाइड कर लिया, जो भी हुआ, एक बंदा मरा है, एक बंदा सुसाइड किया। एक को आप कंपनसेशन दे रहे हो, दूसरे को आप फैमिली पेंशन दे रहे हो। इक्वल वर्क और इक्वल पे का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। इसके बाद एक चौथी बड़ी प्रॉब्लम यह है, नेपाली गोरखा। ये हमारे एक्ट में, रूल में लिखा हुआ। जी इनके अब नेपाल ने बंदे आने बंद हो गए, नहीं आएंगे वो। उन्होंने बोल दिया नेपाली गवर्नमेंट कि हम 4 साल के लिए नहीं जाएंगे। बट ये आपका जो नेबरिंग कंट्री है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से हमारे लिए, हमारे देश की कुर्बानी की है, कितने सारे हैं जी। बंदे, इतने सारे शहीद हुए हैं।
हम ऐसे नकार नहीं सकते इनको। जी और जो गोरखा रेजिमेंट्स है इसमें बहुत बड़ा वो हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं आती। आप कम से कम ये सब चीज़ों को ध्यान रख करके ये सब स्कीम तैयार करते हैं ना। अब आज की डेट में जो मैं पॉसिबिलिटीज़ पे आता हूँ, चाइना के पास एक बड़ा वो आ गया रिक्रूटमेंट। जी वो ये बोलेगा नेपाल को कि भाई आपको भारत तो आपको कुछ करता नहीं है, जी आपके जितने रिटायर्ड फौजी हैं आप हमें दे दीजिए, हम इनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जी इन्होंने फौज में नौकरी की है, मेरे को एरियाज बताएं कहाँ कहाँ क्या क्या है। जी मैं ये नहीं कहता बंदे करेंगे, जी नेपालीज बंदे करेंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये नहीं भी करेंगे इसकी भी कोई नकार गारंटी नहीं नहीं सकते ना है, इसको। नकार नहीं सकती। क्योंकि आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गई एक बात कि आपने एक पीएलए को एक बढ़िया सा वो दे दिया जिससे हमारे लिए खतरा है। जी दूसरा जो यूथ्स हैं जो वापस आ रहे हैं, वो बंदे जब अग्निपथ से निकलने के बाद में जब नहीं सिलेक्ट हो रहे, जी तो कमांडिंग ऑफिसर के लिए एक लिटिगेशन का खतरा है। क्योंकि जाहिर बात है उसमें से कुछ बंदे तो लिटिगेशन में आएंगे कि मेरा को सही से नहीं लिया, जी। बोर्ड गलत हुआ, वो अलग उसके लिए प्रॉब्लम। जी दूसरा ये बंदे में कई बंदे आपराधिक उसमें भी जा सकते हैं, कुछ बंदे अपने एजेंसी के नाम पे इनको हायर कर सकते जी। हैं। अभी आजकल कुछ नई स्कीम चल रही है जिसमें आप यू गो एंड फाइट फॉर अदर्स, कई सारी कंट्रीज में वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जी जी आप आइए मैं आपको लेता हूँ, लड़ने के चले जाइए, जी ये सारी चीजें मतलब भाड़े के सैनिक। हाँ, मैं ये कह रहा था एक्सपेरिमेंट करना है ना सबके साथ करो, भारतीय फौज के साथ ना करो। बिल्कुल। मेरा ये कहना था कि जैसे ही 4 साल में निकलते हैं, अगर नहीं दे रहे तो उनको सीआरपीएफ में डाल दो, आप एंट्रीज 100% कर दो। जी आपको स्कीम का अगर पॉजिटिव लेना है तो आप इनको 100% एम्प्लॉयमेंट दे दो, सो दैट मिस यूटिलाइज ना हो। दूसरा ये है कि आप बंदे को जब एक बार आप विश्वास के साथ में, ट्रेनिंग वही है, ये बोल नहीं सकते कि हमने ट्रेनिंग में कोई चेंजेस किए। जी तो जो 5 साल पहले और 1 साल पहले जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो वैसे ही हो रहा था ना जैसे होना चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया, टेस्ट तो वही है। एक आदमी पूरे बंदा बेचारा जिंदगी लगा करके कि मुझे फौज में जाना है, राजस्थान हरियाणा ये सारे गांव हैं, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पंजाब ये सब, मतलब इनके यहाँ तो एक बंदा फौज में रखना एक रिवाज है, रिवाज है, मतलब इज्जत की बात है। बिल्कुल। तो वहां से बंदा जब आ रहा है यहाँ पे आने के लिए, आने के बाद में आप उसको 4 साल में भेज रहे हो, जी वो नाइंसाफी है। और आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, एक्सपेरिमेंट आप बाकी जगह कर लो। जी आप क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, आप सीएपीएफ से स्टार्ट कर दो, जी पुलिस से स्टार्ट कर दो, पैरामिलिट्री फोर्सेस से स्टार्ट कर दो, कोई वो नहीं है। और हाँ, उनको सेना बोले से, बंदा, हाँ नहीं, इज्जत सारे बंदे काम कर रहे हैं, सीएपीएफ का भी बंदा काम कर रहा है, सीआईएसएफ का भी बंदा वही काम कर रहा है, सीआरपीएफ, मैं सबकी इज्जत कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म के हर एक बंदे की। लेकिन जो आदमी ट्रेंड आदमी एक रिक्रूटमेंट रैली पूरा पास करके ट्रेंड होकर के बंदा आ रहा है, उसको बोलो यू आर गुड फॉर नथिंग आफ्टर 4 years, वो गलत है। तो मेरी वही लड़ाई थी, कोर्ट को हमने समझाने की, बट कोर्ट ने एक ही चीज़ बोली कि भाई पॉलिसी गवर्नमेंट की है, कैन नॉट बी चैलेंज। तो अब हमारे पास कोई आंसर नहीं है गवर्नमेंट को। मैं हमेशा इनको गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि फौजी जो हैं, वेटरन जो हैं, उनको भी आप सुनो, हियरिंग दो, बट कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आपने स्कीम बना ली पहले से, अब उसमें कोई आंसर नहीं है, हम जाकर के लड़ रहे हैं, साइलेंस। दूसरा ये सारी इश्यूज़ के साथ साथ अब दूसरी चीज़ देख रहा हूँ डिसेबिलिटीज़ पे, डिसेबिलिटी पेंशन में अभी आपने एक नया पेंशन निकाल दिया। पहले जो बंदे को बीमारियां हो रही थी उसकी अलग है, अभी आप कंपनसेट कर रहे हो। तो कुछ चीज़ें आप ना मोरल डाउन करने के लिए कर रहे हो। बंदा यहाँ नौकरी के लिए नहीं आता है, यहाँ जज्बे के साथ आता है, जी धोखा मत करो। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी लोगों को गलतफहमी है, नेताओं को भी और कुछ सिटीजन्स को भी, कि फौज में लोग पैसे के लिए आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पैसे के लिए, ठीक है यार, फीस तो हाँ, परिवार उनका परिवार भी है, चलाना परिवार चलाना है, टैक्स पेट भरना है, लेकिन उससे पहले जज्बा होता है, जज्बा होता है। जज्बे के बाद में वो बंदा 12 घंटे नौकरी नहीं करता, जी 24 घंटे करता। 24 घंटे। सबसे ज़्यादा बुरी हालत ऑफिसर्स की है, इंडियन आर्मी की, जो सुबह से लेकर रात तक ना केवल सोचते रहते हैं कि कल क्या करना है, अभी क्या करना है, प्लानिंग चलती रहती है। प्लानिंग, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको अंग्रेजों ने डेवलप किया था, लेकिन सबसे बढ़िया इसने रिजल्ट दिया। आपकी इंडियन आर्मी ने आज तक आपको फेल नहीं किया। आप कभी नहीं निराश कह नहीं सकते कि इस आदमी ने मेरे को डिस्ग्रेस किया। जी केवल यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन को लेके या अपने जज्बे को लेके हमेशा आगे, या कभी जब देश के लिए बात आई है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी को, आज बाढ़ आई हुई है तमिलनाडु में, वहाँ भी लड़के हमारे हैं, पुल बनाना हो, कुछ भी हो, यही बंदे आते हैं। तो वो कहते हैं ना, गॉड एंड आर्मी इज ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द टाइम ऑफ क्राइसिस, वो सही है। तो जब आपकी ये आर्मी इतना अच्छा काम कर रही है, आपने इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जी आपने एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए यूथ ने आपको। देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राजनैतिक चेतना जब से जागृत हुई है 10-15 सालों में, ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं कि सेना के नाम पर खुलेआम वोट मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सेना तो ऐसे देश की होती है, किसी सरकार या पार्टी की तो होती नहीं।
देखिए, आपको पहले भी क्लियर कर देता हूँ, सेना में गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती सेना, देश के लिए काम देश करती के है लिए काम करती है जी। उसमें सब आ जाते हैं। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है कि अगर कभी कुछ ऐसा क्राइसिस आ जाए जी तो सेना वापस डेमोक्रेसी लेके आएगी। सेना चेक में होती है, हम डेमोक्रेटिक हैं, जी। मतलब डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं। पाकिस्तान नहीं है ये बिल्कुल कि यहाँ पे कोई वो चले। हमारे यहाँ हमारा चीफ भी वैसे ही काम करता है जो गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन सेना केवल और केवल देश की है, सेना किसी की गवर्नमेंट की। ये नहीं कि गवर्नमेंट की वो अपनी पब्लिक वो है कि वो ऐसे यूटिलाइज करेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा है। आई थिंक जनरल वीके सिंह ने ये भी क्लियर कर दिया था, सेना देश की है, किसी गवर्नमेंट की नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, जी। इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उनका राजनीतिकरण करना दुखद है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने कुछ जो जहाँ मुझे बोलना होता है मैं बोल देता हूँ मुँह पे जी कि आप राजनीति करना, आप वोट मांग रहे हो, गलत है। और जो ऑफिसर्स पॉलिटिक्स में जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से अभी तक तो ऑफिसर सही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज, जैसे आपने पॉलिटिक्स में ऑफिसर्स की एंट्री की बात की, तो एक चीज और बड़ा दुखद है और मुझे लगता है चिंताजनक भी है, थोड़ा सा सोचना भी चाहिए। क्योंकि सेना के ऑफिसर्स को मैदान से लेकर, पहाड़ से लेकर, सामरिक से लेकर हर मुद्दों पर गहरी पकड़ होती है, अच्छा अनुभव होता है। वो चाहे तो अपने एक्सपीरियंसेस को राजनीति में आकर समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आज भी सेना के ऑफिसर्स की संख्या राजनीति में उंगलियों पर गिनने भर की है। तो क्यों नहीं राजनीति में आते? देखिए, आप सोच रहे हैं ऐसे, सब भी सोचें, सभी को ऐसा सोचना चाहिए ना, पब्लिक को सोचना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। आप सोच रहे हैं, मैं भी यही सोचता हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर, उसके अंदर बहुत काबिलियत होती है, उसके अंदर ईमानदारी, वफादारी, जज्बा, ईमान, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक लीडर जो है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, एक लीडर और पॉलिटिशियन में क्या डिफरेंस है। जी। एक आर्मी ऑफिसर लीडर होता है, पॉलिटिशियन होता है। लीडर का क्या होता है, लीडर विजन होता है लीडर के पास, उसको देखना है देश कैसे आगे बढ़ेगा, उसके आगे क्या क्या चीज़ें, वो विजन। पॉलिटिशियन क्या चाहिए, पॉलिटिशियन को पावर चाहिए। पॉलिटिशियन और लीडर में यही एक डिफरेंस है। पॉलिटिशियन को केवल पावर चाहिए कि मेरी पावर हो, मैं यहाँ पर रहूँ और मैं अपने हिसाब से, यही चीज़ है लीडर और पावर पॉलिटिक्स में। जब आपके लीडर्स आने शुरू हो जाएंगे पॉलिटिशियन, और उस तरह के लीडर को सीएपीएफ के हों, कोई भी बंदा हो, सिविलियन भी हो, विद दिस विजन कि मैं अपने देश के आगे के बारे में सोचूंगा, देश के बारे में सोचूंगा और कुछ नहीं, और धोखा नहीं करूँगा इससे, तो वो अपने आप देश आगे जाएगा। चाइना, तो आपका सिंगापुर, हमारे साथ साथ ही आ जाएगा आसपास। बिल्कुल। पर कैपिटा इनकम देखिए और हमारी देखिए, करप्शन क्यों बढ़ा हुआ है। हम मशीनरी से हट नहीं रहे। हम छोटी सी बात करते हैं, केसेस लिटिगेशन हमारी बढ़ी हुई है, देश में लिटिगेशन बढ़ी हुई है, करप्शन बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि पकड़ क्यों नहीं है? आपकी चेन जो है ना, बड़ी अजीब सी है जी। चेक सिस्टम सही नहीं है। मीडिया, मतलब मैं तो चैनल्स भी नहीं देख रहा हूँ ज़्यादातर, आपकी मीडिया को मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ जी। लगता है ऐसे पार्टी स्पोक्समैन बात कर रहा हूँ। हाँ, जरूरत या तो इधर या तो उधर। तो जब आपका एक निष्पक्ष डिस्कशन होगा तभी तो चीज़ें सामने आएंगी। तो रोल में जो चतुर्थ पिलर, जो फोर्थ पिलर बोला है मीडिया को, इसलिए बोला है ताकि आप सामने लाएं चीज़ें। कई सारे ऐसे डिस्कशन है जिनको सामने आना चाहिए बट वो नहीं आ रहे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज़, जो पॉलिटिशियंस हैं वो केवल पावर के लिए आ रहे हैं जी, और उसके लिए वो हिंदू मुस्लिम सारी राजनीति चल रही है। हाँ। देख रहा हूँ देश में, मतलब उनसे ये मतलब नहीं है कि देश की सुरक्षा को क्या हमारे खतरा देश है, समाज में को इंडियन क्या आर्मी खतरा है। में हमने कभी कोई सर्वधर्म स्थल है हमारे पास जी। और वासुदेव कुटुंबकम को हमसे ज़्यादा कौन मानता है? हमने एक मिसाल कायम की हुई है जी। उसमें। आप उस तरह की दुनिया में शांत की कहीं जरूरत होती है तो भारतीय सेना के नाम लेते हैं और हम लोग मतलब बहुत साफ सुथरे आदमी होते हैं। हमें अंदर कोई नहीं है। हमारा मुस्लिम अफसर सिख कमांड कर रहा होता है, सिख की रेजिमेंट, या मुस्लिम अफसर हिंदू कमांड कर रहा होता है, वो वही चीज़ें बोलता है जो वहाँ पे है। हिंदू अफसर मुस्लिम कमांड कर रहा होता है, कोई यूनिट जिसमें मुस्लिम ज़्यादा है। हमारे अंदर ऐसी चीज़ नहीं और हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हमारे अंदर आए। जी। पॉलिटिसाइजेशन अगर ऐसी, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है खतरा तो आपको भी है। हम बोल नहीं सकते बट यस, इसको अवॉइड करना है। अपनी देश की सेना के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और दूसरा इंटरफेरेंस नहीं करना है। जी। किसी भी हालत में इंटरफेरेंस आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जब बात अपनी देश की सुरक्षा को लेके आ जाए किसी भी चीज़ में। आज मैं यही बोलता हूँ पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और वेटरन्स में इतने सारे सीनियर वेटरन्स हैं, ये नहीं होता कि राइट ऑफ कर दिया आपने। जी। वो बंदा रिटायर हो राइट ऑफ हो गया, जी। एक्सपीरियंस के साथ गया है। और रही बात, मैं दो लोगों को मानता हूँ, एक मानेक शॉ को और डॉक्टर अब्दुल कलाम को। ये दो बंदे जिन्होंने मतलब
जिनकी तरह हर एक सिटीजन को सोचना चाहिए। मेरा संदेश भी यही है कि वोट जो है ना बहुत सोच समझ के देना चाहिए बंदे जी और लीडर को देना चाहिए, पॉलिटिशियन को नहीं देना चाहिए। जी। तभी आप तो लेकिन ये जनता तय कैसे करे कौन लीडर है कौन पॉलिटिशियन? तय करना है उसको। क्योंकि नेताओं के चेहरे पर तो आपका मुखौटा अगर लगा आप हुआ है। पैसा, यही मैं कह रहा हूँ, जब आप अपने घर में 1 रुपए में अपने घर को मैनेज करते हैं और सामान आपको मालूम है 1 रुपए में मुझे क्या मिलेगा, 10 रुपए में क्या मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता कि जनता को मालूम है। सबको मालूम होता है क्या चीज़ सही है। जी। और उनके घर में गार्जियंस हैं, वो भी जानते हैं कौन बंदा सही है, किस बंदे को लेना है। अब वो उनके ऊपर है किस तरह से ले। देश को आगे बढ़ाना है तो ये सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। और हम लोग वेटरन होने के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी अभी भी फील करते हैं फौज के बारे में जी। या अपने देश के बारे में, ये हमारे अंदर से नहीं जाएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये मैं करना चाहूँगा कि अभी पुलवामा हमले की बरसी आने वाली है 14 फरवरी को। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए और जिस समय हमला हुआ उस समय 2019 में उसके नाम पर लोगों ने वोट भी मांगा। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद पुलवामा हमले की जांच कहाँ तक पहुँची, कौन आरोपी पकड़ा गया, किसकी संलिप्तता थी, क्या था, आज कुछ भी नहीं मालूम है देश को। इन्वेस्टिगेशन किया है, बट लेकिन अभी जैसे वहाँ के गवर्नर ने बोला है तो अब उसको किस तरह से लेना है, मेरे ख्याल से जब कोई गवर्नर बोलता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन। आप सत्यपाल मलिक जी की बात कर रहे हैं? हाँ उन्होंने बोला है जब एक आप मैं कहता हूँ ना, उन्होंने तो प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया। जो भी है, जो भी बोला, मुझे उससे मतलब नहीं है। आई विल नॉट गेट इनटू दिस। ओनली थिंग इज दैट व्हेन ए पर्सन हु इज अ सिटिंग गवर्नर, और गवर्नर है वहाँ का, और वो बोल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, आप नकार नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन तो करवा देनी चाहिए कायदे से, और जो अगर गलत है वो तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और अगर ये गलत है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जवानों की शहादत के साथ में मजाक नहीं है। और इसमें अभी तक इंक्वायरी हो जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, और गवर्नर को भी पूछना चाहिए आपने किस बेस पे ये बोला है, प्रूफ कीजिए इसको। हर चीज़ होनी चाहिए, दोनों चीज़ें, मतलब प्राइम मिनिस्टर के अगर इंटीग्रिटी पे बात है या गवर्नर की इंटीग्रिटी पे बात है, दोनों को सामने आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ मैटर रिलेटिंग टू शहादत, ये अपना बंदों का, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा है। दूसरा, कितनी फैमिलीज बर्बाद हुई हैं बिल्कुल एक जरा से गलत से डिसीजन। वोटिंग को मैं नहीं जानता, वो आपकी पॉलिटिक्स से आप करते रहिए, बट अगर जवानों की, अगर वो गवर्नर साहब बोल रहे हैं और जवानों की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिली, दे हैव टू आंसर, दे कांट से दैट के नो सत्यपाल मलिक ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो आप इंक्वायरी करा लीजिए और पनिश कराइए अगर गलत बयान दे रहे हैं तो। मेरा, क्योंकि यहाँ बात है क्वेश्चन अपने जवानों की शहादत का, जो बेचारे बिना किसी उसके रीजन के मरे जी, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मतलब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, काफ़ी मेहनत से फैमिली तैयार होती है। तो अभी तक हमने आपसे जो भी बातें की, और आप पहले की तरह ही बहुत ही बेबाकी और निष्पक्षता से आपने जवाब दिया। आपका फिर से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया। आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या इस वीडियो के बारे में सोचते हैं, सर की बातों पर आप क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार, शुक्रिया।